हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। हमने जो केजीएमयू की एग्जाम की सीरीज शुरू की थी, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सेलेक्टिव बीटा 1 एडिनोरिसेप्टर ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। नीचे दिया गया कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि सेलेक्टिव बीटा 1 एडिनोरिसेप्टर ब्लॉकर है और उसके साथ साथ उसकी इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है। एसीब्यूटेलॉल, प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल या फिर नेडोलॉल। और आंसर हो जाएगा इसका एसीब्यूटेलॉल। तो एसीब्यूटेलॉल हमारा बीटा 1 एडिनोरिसेप्टर को सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है और वहीं इसके साथ साथ आईएस से प्रॉपर्टी रखता है। इसका मतलब ये पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी भी रखता है। क्या मतलब है इस बात का? अगर इसको और इजी समझा जाए तो इसका मतलब है कि ये स्टिमुलेट भी करता है बीटा 1 रिसेप्टर्स को थोड़ा बहुत, क्योंकि ये क्या है, आईएस से एक्टिविटी रखता है, इसीलिए वाइल ब्लॉक करता है फुल एगोनिस्ट को। भाई ये क्या है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जो भी ड्रग बाइंड करेंगे उसको ब्लॉक करेगा, उसके फुल एगोनिस्ट को ब्लॉक करेगा, लेकिन स्टिमुलेट करेगा बीटा 1 रिसेप्टर को। और ये जो प्रॉपर्टी है रिड्यूस करती है रेस्टिंग ब्रेडिकार्डिया को, अगर कंपेयर करते हैं विद प्योर एंटागनिस्ट। अगर हम इसको प्योर एंटागनिस्ट से कंपेयर करें तो ये रेस्टिंग ब्रेडिकार्डिया को कम करता है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। प्रोपेनोलॉल इसका आंसर सही नहीं है क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है, यहाँ पर सेलेक्टिव की बात हो रही है और इसकी आईएसए प्रॉपर्टी नहीं है। मीटोप्रोलॉल बीटा 1 सेलेक्टिव है बट लैक आईएसए, इसकी आईएसए प्रॉपर्टी नहीं है। और नेडोलॉल क्या है, नॉन सेलेक्टिव है और प्रॉपर्टी इसकी आईएसए एक्टिविटी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग दैट इंक्रीजेस रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज। एक ड्रग है जो कि रीनल एक्सक्रीशन को यूरिक एसिड के इंक्रीज कर देती है। प्रोबेनिसिड है, एलोपिरिनॉल है, फेबुक्सोस्टेट है या फिर कोल्चिसिन है। तो ऐसी ड्रग जो कि रीनल एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड के रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। आंसर हो जाएगा इसका प्रोबेंसिड। तो प्रोबेंसिड क्या है, यूरिकॉस यूरिक ड्रग है। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये इनहिबिट करती है URAT1 ट्रांसपोर्टर को। और URAT क्या है, यूरेट ट्रांसपोर्टर 1 ट्रांसपोर्टर है जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्या करती है, ब्लॉक करती है यूरिक एसिड के रीएब्जॉर्प्शन को। और यूरिक एसिड का जब रीएब्जॉर्प्शन रुक जाता है तो इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ेगा मतलब जो गाउट है ना, ब्लड में से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, तो एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, जिससे जिससे क्या हो रहा है, जो सीरम यूरिक एसिड लेवल है वो अब बहुत कम हो जाएगा। और जो पेशेंट है उसका जो गाउट की कंडीशन है, क्रॉनिक गाउट की, वो अब ट्रीट हो जाएगी। कहने का मतलब प्रोवेंसिन हम कब यूज करते हैं, क्रॉनिक गाउट में यूज करते हैं। एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टेट ये रिड्यूस करते हैं यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को वाया ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिशन। कोल्चिसिन रिलीव करता है गाउटी इन्फ्लामेशन को, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज बैक्टीरिसाइडल बाय इनहिबिटिंग 50S राइबोसोमल सब यूनिट ट्रांसलोकेशन, ब्लॉकिंग द ट्रांसलोकेशन स्टेप। कहने का मतलब है ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिसाइडल है, जो इनहिबिट करती है 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ट्रांसलोकेशन को। क्लोरेमफेनिकॉल है, मैक्रोलाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन है या फिर लाइंजोलाइड है। और आंसर हो जाएगा इसका मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड्स वो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं जो कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करती हैं और ब्लॉक करती हैं ट्रांसलोकेशन को। किसके ट्रांसलोकेशन को, पेप्टिडाइल tRNA के ट्रांसलोकेशन को, जो कि ए साइड से पी साइड की तरफ मूव करते हैं। तो मैक्रोलाइड्स जनरली बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, बट ये बैक्टीरिसाइडल हैं अगेंस्ट कुछ बैक्टीरियाज के लिए। ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। भाई मान लो जो ए चेन इलोंगेट हो रही है, पी चेन पे ट्रांसफर होकर ये पी चेन भी इलोंगेट करती है, तो ये जो बीच में जो ब्रिज है, पेप्टिडाइल ट्रांस tRNA जो है, ट्रांसलोकेशन आरएनए है, इसको ये ड्रग तोड़ देती है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और ट्रांसलोकेशन ब्लॉक हो जाता है। क्लोरेमफेनिकॉल जो है वो इनहिबिट करती है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को। टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक करती है 30S जो हमारा
50S है ना, ये तो मैक्रोलाइड्स के लिए है। और टेट्रासाइक्लिन 30S को बाइंड करती है, वो भी ए साइट पे। और लाइमसोलाइड प्रिवेंट करता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी 23S राइबोसोमल आरएनए बाइंडिंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी कन्वर्जेंट इज टेराटोजेनिक associated with neural tube defect and induce hepatic cytochrome P enzyme। कौन सा ऐसा एंटी कन्वर्जेंट है जो कि टेराटोजेनिक है और हिपैटिक साइटोक्रोम पी एंजाइम को इंड्यूस करता है? वेलप्रोइट है, कार्बामेजेपिन है, गाबापेंटीन है या फिर लेविटिरासिटेम है? तो कौन सा एंटी कन्वर्जेंट है? और आंसर हो जाएगा इसका कार्बामेजेपिन। तो कार्बामेजेपिन क्या है? टेराटोजेनिक है। एंटी कन्वर्जेंट तो है लेकिन क्या है? टेराटोजेनिक है। टेराटोजेनिक मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है उनके फीटस को नुकसान पहुंचाता है, ऐसी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। और ये जो हमारा लीवर के अंदर एंजाइम होता है ना साइटोक्रोम, उसके एंजाइम को इंड्यूस करता है, इंडक्शन का काम करता है। तो कार्बामेजेपिन एसोसिएटेड विद टेराटोजेनिक रिस्क, और स्पेशली किसका? स्पाइना बिफिडा रिस्क। स्पाइना बिफिडा मतलब जो बच्चा है, जो अंदर गर्भ में बच्चा है, उसकी जो स्पाइन है वो कैसे हो जाएगी? वो मुड़ जाएगी, वो स्पाइना बिफिडा फॉर्म में आ जाएगी। एंड इस पोटेंट इंड्यूसर, ये पोटेंट इंड्यूसर है किसका? साइटोक्रोम P450 के आइसो एंजाइम का, जिसका नाम है साइटोक्रोम P3A4, और अदर हिपैटिक एंजाइम्स का, जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग के लेवल को। वेलप्रोइट यहाँ पर आंसर गलत होगा क्योंकि वेलप्रोइट हाईली टेराटोजेनिक है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है, लेकिन CYP इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं है। गाबापेंटीन और लेविटिरासिटेम जो है ये एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, भले ही इसकी टेराटोजेनिक एक्टिविटी बहुत कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग यूज्ड फॉर एक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी दैट कॉजेज डायरेक्ट आर्टीरियोलर वेसोडाइलेशन एंड रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया इज। एक ड्रग है जिसको यूज किया जाता है एक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, जो कि कॉज करती है डायरेक्ट आर्टीरियोलर वेसोडाइलेशन कॉज करती है और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कॉज करती है। तो हाइड्रोलाजीन है, नेफेडिपिन है, मिनॉक्सिडिल है या फिर नाइट्रोप्रूसाइड है? और आंसर हो जाएगा नाइट्रोप्रूसाइड। तो नाइट्रोप्रूसाइड क्या है? यूज किया जाता है एक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। अगर कभी क्वेश्चन आए कि एक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, देन आंसर होगा नाइट्रोप्रूसाइड। लेकिन यहाँ साथ साथ कोई क्या क्वेश्चन पूछा गया है? डायरेक्ट आर्टीरियल वेसोडाइलेशन कॉज करती है और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कॉज करती है। तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या करती है? बैलेंस का काम करती है आर्टीरियोलर और वेनस डायलेटर में, आर्टरीज और वेनस दोनों के डायलेशन को बैलेंस करती है वाया नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि CGMP के थ्रू हो रहा है। ये प्रोड्यूस करता है रैपिड बीपी रिडक्शन, एकदम से जो बीपी हाइपरटेंशन हुआ है ना, उस बीपी टेंशन को क्या कर देता है? हाइपरटेंशन को कम कर देता है, और साथ साथ रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कॉज करता है। इसको यूज किया जाता है हाइपरटेंशन की इमरजेंसी के लिए। अदर जो ऑप्शन है हाइड्रोलाजीन, इसको यूज किया जाता है आर्टीरियोलर डायलेशन के लिए, बट ये क्या है? स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका होता है। मिनॉक्सिडिल को यूज किया जाता है आर्टीरियोलर ओपनर की तरह विद रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, बट इसको ओरली यूज किया जाता है फॉर सीवियर क्रोनिक हाइपरटेंशन। और हम किस में यूज कर रहे थे? एक्यूट हाइपरटेंशन में, क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। नेफेडिपिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, ये एक एल टाइप का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका काम है वेसोडाइलेशन का, बट नाइट्रोप्रूसाइड एक क्लासिक एग्जाम्पल है फॉर द एक्यूट हाइपरटेंशन इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी हाइपरटेंसिव कॉजेज कफ एज अ कॉमन साइड इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन? कौन सा ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगा जो कि कफ कॉज करेगा, जिसका कॉमन साइड इफेक्ट कफ होगा? और क्यों? क्योंकि वो ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज करता है। क्या लोसार्टन है, क्या फिर एम्लोडिपिन है, इनालाप्रिल है या फिर हाइड्रोलाजीन है? और आंसर हो जाएगा इसका इनालाप्रिल। इनालाप्रिल क्या करती है? ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जिसका कॉमन साइड इफेक्ट है कफ इंड्यूस करना या कफ को बढ़ा देना। क्यों? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है। ब्रेडिकाइनिन क्या करते हैं? कफ
इंक्रीज करते हैं। जितने भी हमारे एसी इनहिबिटर्स है, इनालाप्रिल हो, ठीक है, कैप्टोप्रिल हो, कोई भी हो, ये इंक्रीज करते हैं ब्रेडिकाइनिन के लेवल को। ब्रेडिकाइनिन क्या है? ब्रेडिकाइनिन जब रिलीज होते हैं तो इनका ब्रेकडाउन सही से नहीं हो पाता, तो ब्रेडिकाइनिन इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, एक्यूमुलेशन कॉज करते हैं और ड्राइनेस कॉज करते हैं और लगातार हमारे ब्रोंकस में, हमारे गले में, हमारे रेस्पिरेशन में बाधा बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये परसिस्टेंट कफ प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स में। एआरबीज जैसे लोसार्टन है, ये इंक्रीज नहीं करते हैं ब्रेडिकाइनिन और इसका कोई ऐसा कफ बढ़ाने का कोई रोल नहीं है। एम्लोडिपिन हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि एडिमा कॉज करता है, ब्रेडिकाइनिन को रिलीज नहीं करता है। हाइड्रोलाजिन क्या कॉज करता है? टेकिकार्डिया कॉज करता है और लूपस लाइक सिंड्रोम कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन इज एन एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर दैट सेलेक्टिवली ब्लॉक्स AT1 रिसेप्टर। कौन सा मेडिकेशन नीचे दिया गया, कौन सा मेडिकेशन मतलब कौन सा ड्रग जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर है और सेलेक्टिवली ब्लॉक करता है AT1 रिसेप्टर को? कैप्टोप्रिल, लोसार्टन, स्पाइरोनोलेक्टोन या फिर एलिस्केरिन? तो आंसर हो जाएगा इसका लोसार्टन। तो लोसार्टन हमारी वो ड्रग है जो कि एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर है और सेलेक्टिवली ब्लॉक ये क्या करता है? AT1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। और जैसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, एल्डोस्टेरोन रिलीज है, इस तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैप्टोप्रिल हमारा एसी इनहिबिटर है, स्पाइरोलेक्टोन हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट है, एलिस्केरिन हमारा डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीप्लेटिलेट ड्रग इरिवर्सिबली इनहिबिट प्लेटिलेट साइक्लोऑक्सीजनेज फर्स्ट COX-1 रिड्यूसिंग थ्रोम्बोक्सेन A2 सिंथेसिस? पूछा गया है कौन सा ऐसा एंटीप्लेटिलेट ड्रग है जो कि इरिवर्सिबली COX-1 को भी इनहिबिट करता है और रिड्यूस करता है थ्रोम्बोक्सेन A2 की सिंथेसिस को? टीका ग्रिलोर, क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन या फिर एप्सिक्जिमेब? और आंसर हो जाएगा इसका एस्पिरिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एस्पिरिन एक ऐसी एंटीप्लेटिलेट ड्रग है जो कि COX-1 को भी इनहिबिट करती है, ठीक है, और COX-1 इनहिबिट करके क्या करती है? प्लेटिलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है और रिड्यूस करती है थ्रोम्बोक्सेन A2 की सिंथेसिस को। लो डोज एस्पिरिन एसिटाइलेट्स प्लेटिलेट COX-1 इरिवर्सिबली, जो कि डिक्रीज करती है थ्रोम्बोक्सेन A2 को भी और रिड्यूस करती है प्लेटिलेट के एग्रीगेशन को। प्लेटिलेट का लाइफ स्पेन कितना होता है? कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, 7 to 10 डेज। क्लोपिडोग्रिल इनहिबिट करती है P2Y12 ADP रिसेप्टर को इरिवर्सिबली। टीका ग्रिलोर रिवर्सिबली इनहिबिट करती है P2Y12 इनहिबिशन है, इनहिबिटर करती है। और एप्सिक्जिमेब ब्लॉक करती है GP सेकेंड B थर्ड A रिसेप्टर को। लेकिन पूछा गया था कॉक्स और थ्रोम्बोक्सेन, दैट इज एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग कॉजेज टेंडन रप्चर एज अ रिकॉग्नाइज्ड एडवर्स इफेक्ट? कौन सा ड्रग है जो कि टेंडन को रप्चर करती है और इसका ये एडवर्स इफेक्ट है जो कि हमें रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए? एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन? और आंसर हो जाएगा इसका सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन ऐसी ड्रग है जो कि टेंडन रप्चर करती है और इसका एडवर्स इफेक्ट है। फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी को बिलोंग करती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो कि टेंडनाइटिस कॉज करती है, टेंडन्स को रप्चर करती है, हायर रिस्क करती है जो एल्डरली पेशेंट है या फिर जो स्टेरॉइड्स लेते हैं। मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इसके पीछे, ये क्या करती है? कोलाजन को डिग्रेड करना शुरू कर देती है और ऑक्सीडेशन कॉज करना शुरू करती है, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो सेल्स हैं, जो कोलाजन है, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा और टेंडनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की बात की जाए तो एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और इसका मेन साइड इफेक्ट है QT प्रोलॉन्गेशन का, या फिर कह सकते हो साथ के साथ GI को अपसेट करती है। डॉक्सीसाइक्लिन क्या करती है? टेट्रासाइक्लिन को बिलोंग करती है, फोटोसेंसिटिविटी कॉज करती है और टूथ का डिस्कलरेशन करती है। एमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, रैशेस कॉज कर सकती है, एलर्जी कॉज कर सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a drug that competitively antagonizes histamine 1 receptor and can cross the blood brain barrier causing sedation is?
एक ड्रग है जो कि कॉम्पिटेटिवली एंटागनाइज करती है H1 रिसेप्टर को, और वो क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को और कॉज कर सकती है सिडेशन। लोराटाडीन है, फेक्सोफिनाडीन है, डाइफेनहाइड्रामीन है या फिर सिट्रोजिन है। और आंसर हो जाएगा इसका डाइफेनहाइड्रामीन। तो डाइफेनहाइड्रामीन कॉम्पिटेटिवली एंटागनाइज करती है H1 रिसेप्टर को, लेकिन ब्लड बैरियर को क्रॉस करके ये सिडेशन कॉज करती है, डाइफेनहाइड्रामीन। तो ये फर्स्ट जनरेशन की H1 हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक है, फर्स्ट जनरेशन की H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो कि कॉम्पिटेटिवली H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, हमारे ब्रेन में पहुंचती है, सीनस को डिप्रेस करती है, जिसकी वजह से सिडेशन हो रहा है। इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी रखती है, एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है। इसीलिए इस ड्रग को, डाइफेनहाइड्रामीन को, मोशन सिकनेस के दौरान यूज किया जाता है या फिर नाइट टाइम स्लीप एड की तरह यूज किया जाता है। मतलब अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो डाइफेनहाइड्रामीन को एज अ नाइट टाइम स्लीप के लिए यूज किया जाता है, मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है। वहीं अगर लोराटाडीन एंड फेक्सोफिनाडीन की बात की जाए तो ये नॉन सिडेटिंग ड्रग्स हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। सिट्रोजिन की बात की जाए तो ये सेकंड जनरेशन को बिलोंग करती है, तो मिनिमम सिडेशन कॉज करती है। तो सेकंड जनरेशन की एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स सिडेशन कॉज नहीं करती हैं देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग यूज फॉर पार्किंसंस डिजीज इज अ पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर व्हेन कंबाइंड विद लीवोडोपा। कौन सा ड्रग है जिसको यूज किया जाता है पार्किंसन डिजीज के लिए, और वो है पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जब उसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है लीवोडोपा के लिए। तो कौन सी ड्रग है, एंटाकेपोन है, सेलिजिलीन है, कार्बिडोपा है या फिर एमेंटेडीन है। तो कौन सी ड्रग है जिसको पार्किंसन डिजीज में पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर की तरह यूज किया जाता है और लीवोडोपा के साथ यूज किया जाता है। आंसर होगा इसका कार्बिडोपा। कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ दिया जाता है ताकि ये इसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है ना, पेरिफेरल डिग्रेडेशन, उसको ये इनहिबिट कर सके। तो कार्बिडोपा इनहिबिट करता है एल डोपा डीकार्बोक्सिलेज को पेरिफेरली, ताकि जो पेरिफेरल में कन्वर्जन हो रहा है ना लीवोडोपा का डोपामीन में, वो कन्वर्ट होने से रुक जाए। तो जब ये कन्वर्जन रुक जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेंटर नर्वस सिस्टम में लीवोडोपा की प्रेजेंस मिलेगी, अवेलेबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से पेरिफेरल जो कन्वर्जन हो रहा था लीवोडोपा का डोपामीन में ब्रेन में पहुंचने से पहले, अब उसकी जो कंसंट्रेशन है अच्छी खासी हमें ब्रेन में मिलेगी, जिसकी वजह से ये अपना एंटी पार्किंसन ड्रग ये यूज की जाती है। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो नोजिया और हाइपोटेंशन इसका साइड इफेक्ट है। एंटाकेपोन हमारा कॉम्ट इनहिबिटर है, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। सेलिजिलिन हमारा माओ बी इनहिबिटर है और एमेंटाडीन हमारा डोपामिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है, लेकिन डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग यूज्ड फॉर एस्थमा इज अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट एंड शुड नॉट बी यूज्ड अलोन विदाउट इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन सी ड्रग है जिसको एस्थमा के लिए यूज किया जाता है और एस्थमा में भी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह यूज किया जाता है, और उसको अलोन नहीं दिया जा सकता, अकेले नहीं दिया जा सकता विदाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उसके साथ ही दिया जाता है। साल्ब्यूटामॉल है, सैल्मिटिरॉल है, इप्राट्रोपियम है या फिर मोंटेल्यूकास्ट है। आंसर हो जाएगा सैल्मिटिरॉल। तो सैल्मिटिरॉल के हमारा लाबा है जो कि प्रोलॉन्ग ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ देना है, बट इंक्रीज करते हैं अस्थमा रिलेटेड डेथ रिस्क। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अस्थमा से रिलेटेड जो डेथ रिस्क है उसको ये बढ़ा देते हैं अगर इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ नहीं लिया जाता है। इसीलिए इसको हमेशा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ लिया जाता है ताकि ये डेथ रेट को कम कर सकें जो अस्थमेटिक पेशेंट है। तो ये कंट्रोल थेरेपी में देखा जाता है, मतलब मॉनिटर इसका होता रहना चाहिए। साल्ब्यूटामॉल क्या है हमारा, एल्ब्यूटिरॉल है जो कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो साबा है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है। इप्राट्रोपियम हमारा शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्कैरिनिक ड्रग है और मोंटेल्यूकास्ट हमारा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड एंड इज एसोसिएटेड विद हिपैटोटॉक्सिसिटी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कौन सा ऐसा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि
माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन हिपैटोटॉक्सिसिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसा कंडीशन इसके साथ हो रही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इथाम्ब्यूटोल है, आइसोनियाजिड है या फिर पायराजिनामाइड है। आंसर हो जाएगा इसका आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड हम टीबी में यूज कर रहे हैं, टीबी के लिए यूज कर रहे हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी जो माइकोलिक एसिड है बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ हिपैटोटॉक्सिसिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस होने ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेजर साइड इफेक्ट दिया गया है जो कि आइसोनियाजिड के साथ है कि हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, क्योंकि जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो अब नहीं हो पाएगा। दूसरा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। क्यों होगी? ड्यू टू पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। जिस टाइम आइसोनियाजिड लिया जा रहा है उस टाइम पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी हो जा रही है, इस वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज होगी। और इसी रीजन की वजह से हमें विटामिन B6 सप्लीमेंट लेना पड़ता है जिस टाइम आइसोनियाजिड का ट्रीटमेंट चला, जिस टाइम आइसोनियाजिड एज अ ट्रीटमेंट में यूज की जा रही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि एमिनोग्लाइकोसाइड है, इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस, 30S राइबोसोम को इनहिबिट करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, न्यूरोपैथी या फिर हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती है। इथेम्ब्यूटोल इनहिबिट करता है अरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को, जो कि कॉज करता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मतलब रेड और ग्रीन कलर का हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है इसमें। और पायराजिनामाइड कन्वर्ट करता है टू पायराजिनोइक एसिड में, और ये क्या कॉज करता है? हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, लेकिन न्यूरोपैथी कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग कॉजेज जिंजिवल हाइपरप्लेशिया एज एन एडवर्स इफेक्ट? कौन सा ड्रग है जो कि जिंजिवल हाइपरप्लेशिया कॉज करता है और ये इसका एडवर्स इफेक्ट है? कार्बामेजेपिन, फिनेटोइन, वेलप्रोएट या फिर लेमोट्रिगिन? आंसर हो जाएगा इसका फिनेटोइन। फिनेटोइन क्या है? एक ऐसी ड्रग है जो कि जिंजिवल हाइपरप्लेशिया एज अ एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है। फिनेटोइन एक क्लासिक एंटी कन्वर्जेंट है, ये हम सभी को पता है, जो कि एपिलेप्सी में यूज की जाती है, और इसका मेजर कॉज है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। मतलब जो हमारे गम्स है वो हमेशा हमेशा ग्लॉसी ग्लॉसी दिखेंगे, तो गम का ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो रहा है, कोलाजन का डिपोजिशन हो रहा है जिंजिवल टिश्यूज में, तो गम्स क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े शाइनी ग्लॉसी ऐसे दिखेंगे। और ये स्पेशली होता है विद लॉन्ग टर्म थेरेपी, जब लंबे टाइम तक फिनेटोइन को यूज किया जा रहा है, और पुअर ओरल हाइजीन की वजह से। कार्बामेजेपिन कॉज करता है हाइपोनेट्रीमिया और डिप्लोपिया। वेलप्रोएट कॉज करता है हिपैटोटॉक्सिसिटी और टेराटोजेनिसिटी। लेमोट्रिगिन कॉज करता है रैशेज, जिसको बोल रहे हैं स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। तो फिनेटोइन क्या कॉज कर रहा है? जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट एक्ट्स बाय एक्सिलरेटिंग एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एक्टिविटी एंड मेनली इनहिबिट थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A? देखो, एंटीकोगुलेंट पूछा गया, कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एक्टिविटी को एक्सिलरेट करता है और मेनली इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को? याद करो एंटीकोगुलेंट प्रोसेस, वारफेरिन, डेबिगेट्रैन, हिपैरिन या फिर रिवारोक्साबेन। और आंसर हो जाएगा इसका हिपैरिन। हिपैरिन हमारी ऐसी एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो कि एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की एक्टिविटी को बढ़ा देती है और इनहिबिट करती है थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को और फैक्टर 10A के एक्टिवेशन को। तो अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, जो हाई मॉलिक्यूलर वेटेड हिपैरिन है, वो बाइंड करता है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड से, जो कि इनहिबिशन कॉज करता है थ्रोम्बिन का और फैक्टर 10 का जो एक्टिवेट हो रहा है उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से अगर हम इस हिपैरिन को सबक्यूटेनियसली और इंट्रावेनसली दिया जाएगा तो ये अपना इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को क्या करेगा? एक्सिलरेट करेगा और रिवर्सिबली विद प्रोटामीन सल्फेट, और रिवर्सिबली इनहिबिट करेगा प्रोटामीन सल्फेट को। वारफेरिन इनहिबिट करता है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को। डेबिगेट्रान डायरेक्ट
थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, और रिवारोक्साबैन डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन यूज्ड फॉर स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन? कौन सी ड्रग है जो कि बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है और यूज की जाती है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन के लिए? एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, पाइपरासिलिन है, या फिर ऑक्सासिलिन है? आंसर हो जाएगा ऑक्सासिलिन। तो ऑक्सासिलिन क्या है? बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, यूज किया जाता है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन के लिए। देखो, जो ऑक्सासिलिन है और नेफिसिलिन है, ये दोनों के दोनों बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन ड्रग्स हैं, जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि स्टेफाइलोकोकस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ये डिग्रेड कर देगा, और ये इफेक्टिवली काम करता है पेनिसिलेज एंजाइम के अगेंस्ट, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा। इन्फेक्शन, इससे जो होने वाला इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। हाउएवर दे आर इन्फेक्टिव अगेंस्ट MRSA, बल्कि ये इन्फेक्शन हो सकता है MRSA के द्वारा। कहने का मतलब है, ये जो ऑक्सासिलिन नेफिसिलिन है ना, ये MSSA इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, लेकिन MRSA को ट्रीट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जो MRSA है उसके अदर कुछ अलग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। जो बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना MRSA की, वो अलग हैं और MSSA की अलग हैं। तो बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन अकेले ही नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ भी अलग जो बीटा लैक्टमेज है वो अलग अलग और प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऑक्सासिलिन और नेफिसिलिन सिर्फ MSSA के ही अगेंस्ट काम कर सकता है, MRSA के लिए नहीं। वहीं अगर एम्पिसिलिन की बात की जाए तो एम्पिसिलिन क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमीनो पेनिसिलिन है, बट बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव होता है एम्पिसिलिन के लिए, ऑफन कंबाइंड विद कैल्विनिक एसिड, और कभी कभी इसको कैल्विनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। एमोक्सिसिलिन क्या है? वो सिमिलर है एम्पिसिलिन के, बीटा लैक्टमेज सेंसिटिविटी कॉज करता है और रिक्वायर, इसमें भी जरूरत होती है कैल्विनिक एसिड की फॉर प्रोटेक्शन। पाइपरासिलिन क्या है? ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टमेज सेंसिटिव है और इसको यूज किया जाता है टेजोबैक्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग यूज्ड इन हार्ट फेलियर इज एन एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट दैट रिड्यूसेस मोर्टेलिटी इन सीवियर हार्ट फेलियर? कौन सी ड्रग है जिसको हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है एज एन एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट की तरह, जो कि हार्ट फेलियर, जो सीवियर हार्ट फेलियर की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करती है? स्पाइरोलेक्टोन, फ्यूरासेमाइड, डिजॉक्सिन, या फिर हाइड्रोलाजिन? तो कौन सी ड्रग है? और आंसर हो जाएगा स्पाइरोलेक्टोन। स्पाइरोलेक्टोन ऐसी ड्रग है जो कि हार्ट फेलियर में यूज की जाती है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट की तरह काम करती है, और जो हार्ट फेलियर से जो मोर्टेलिटी रेट है उसको भी ये रिड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस करती है सोडियम वाटर रिटेंशन को, फाइब्रोसिस और रीमॉडलिंग से बचाती है, और इम्प्रूव करती है सर्वाइविंग रेट को पेशेंट के अंदर। फ्यूरासेमाइड की बात की जाए तो रिलीफ देता है कंजेशन से, मोर्टेलिटी के लिए नहीं। डिजॉक्सिन इम्प्रूव करता है सिम्टम्स को, रिड्यूस करता है हॉस्पिटलाइजेशन को, लेकिन मोर्टेलिटी को नहीं। वहीं अगर हाइड्रोलाजिन की बात की जाए तो रिड्यूस करता है आफ्टर लोड को, मोर्टेलिटी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीसाइकोटिक इज D2 एंटागनिस्ट विद हाई EPS रिस्क एंड ऑल्सो ब्लॉक्स H1 alpha 1 रिसेप्टर्स? कौन सा ऐसा एंटीसाइकोटिक डोपामिन 2 एंटागनिस्ट है जिसका हाई EPS रिस्क है और ब्लॉक करता है ये साथ साथ H1 रिसेप्टर को और अल्फा 1 रिसेप्टर को? क्लोजापिन, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापिन, या फिर रेस्पेरिडोन? और आंसर हो जाएगा इसका हेलोपेरिडोल। क्यों हेलोपेरिडोल? क्या है? हेलोपेरिडोल फर्स्ट जनरेशन की एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि बिलोंग करती है ब्यूटाइरोफिनोन क्लास से। ये पोटेंट डोपामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है मीजोलिम्बिक और नाइग्रोस्ट्राइशियल पाथवे में, और ये लीड करती है एंटीसाइकोटिक इफेक्ट, जो कि जिसके जो पॉजिटिव सिम्टम्स होने वाले हैं सिजोफ्रेनिया के उसको कम करती है, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं उसको कम करती है,
और ब्लॉक करती है हिस्टामिन और अल्फा 1 एनर्जिक रिसेप्टर्स को। क्लोजापिन की बात की जाए तो एंटीसाइकोटिक है, लेकिन ईपीएस कम है, इसका हाई रिस्क पे नहीं है। ओलेंजापिन है, एटिपिकल है, एक्ट करती है D2 पे और 5-HT2A रिसेप्टर को, इसका भी लो ईपीएस है। और रेस्पेरिडोन क्या है ये भी एटिपिकल है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसका लो ईपीएस रिस्क है, हाई ईपीएस रिस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग यूज्ड इन एक्यूट गाउट बाइंड्स ट्यूबुलिन एंड प्रिवेंट न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस? कौन सा ड्रग है जो कि एक्यूट गाउट में यूज किया जाता है, जो कि बाइंड करता है ट्यूबुलिन के साथ और न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस से प्रिवेंट करता है? एलोप्यूरिनॉल, फिबोक्सोस्टेट, कोल्चिसिन या प्रोबेनिसिन? आंसर हो जाएगा इसका कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन हमारी गाउट में यूज की जाती है, जो कि इनहिबिट करती है माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को, ठीक है, इनहिबिट करती है न्यूट्रोफिल माइग्रेशन को और फेगोसाइटोसिस को, रिड्यूस करती है गाउट में जो होने वाला इन्फेक्शन है, और एक्यूट अटैक के लिए प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर एलोप्यूरिनॉल की बात की जाए, फिबोक्सोस्टेट की बात की जाए तो यूरेट प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। प्रोबेनिसिड यूरिकॉस यूरिक एजेंट है, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, गाउट में रिलीफ देता है, गाउट के मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज कीटोलाइड और मैक्रोलाइड ऑल्टरनेटिव दैट कैन कॉज QT प्रोलॉन्गेशन एंड इनहिबिट CYP3A4? कौन सा ड्रग है जो कि कीटोलाइड और मैक्रोलाइड ऑल्टरनेटिव हैं, जिसको यूज किया जाता है, जो कि कॉज करते हैं QT प्रोलॉन्गेशन के लिए और इनहिबिट करता है CYP3A4? अभी बताया मैंने कुछ स्लाइड पहले, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एमिकासिन, और आंसर हो जाएगा इसका एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और कीटोलाइड ड्रग है, जो कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं, बाइंड करते हैं 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे, ब्लॉक करते हैं ट्रांसलोकेशन को, जो A साइड से P साइड की तरफ ट्रांसलोकेशन साइट जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है ना, उसको इनहिबिट करते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बैक्टीरियोसाइडल की तरह भी काम करती है। ये पोटेंट इनहिबिटर है CYP3A4 आइसोएंजाइम का, जो कि सीरियस ड्रग इंटरेक्शन कॉज कर सकता है, स्पेशली अगर इनके साथ थियोफाइलिन के साथ लिया जाए, वारफेरिन के साथ लिया जाता है, कार्बामेजेपिन या स्टैटिन्स के साथ लिया जाता है। कार्डियक इफेक्ट कॉज करता है एरिथ्रोमाइसिन, प्रोलॉन्ग करता है QT इंटरवल को, टॉर्सेट D पॉइंट्स प्रीडिस्पोजिशन करता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग अरिदमिया है। वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, ये एक मैक्रोलाइड है, लेकिन डज नॉट सिग्निफिकेंटली इनहिबिट CYP3A4, QT प्रोलॉन्गेशन रिस्क भी इसका कम होता है। वहीं अगर डॉक्सीसाइक्लिन की बात की जाए तो टेट्रासाइक्लिन है, एक्ट करता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे, CYP इनहिबिट करता है और Q2 प्रोलॉन्गेशन नहीं करता है। एमिकासिन की बात की जाए तो एमिनोग्लाइकोसाइड है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करता है, कॉज करता है ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, Q2 इश्यूज इसके नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फेसबुक इंस्टा पेज के भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ और MCQs के साथ आपके साथ प्रेजेंट होगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।